नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई सारा, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है कर्ट लेविन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनकी थ्योरी को। जैसे कि आपको पता है कि हम अधिगम के सिद्धांत को कवर कर रहे थे, तो अधिगम के सिद्धांत को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक तरफ हम पढ़ते हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक और दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक, या फिर जिनको हम कहते हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं, बीएफ स्किनर को पढ़ते हैं, आईपी पावलोव को पढ़ते हैं, सीएल हल को पढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हम गेस्टाल्टवाद संप्रदाय यानी गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिकों में 4 साइकोलॉजिस्ट को मुख्यतः पढ़ते हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो हम पढ़ते हैं मैक्स वर्दीमर, वल्फगंग कोहलर, कुर्ट कोफका एंड कुर्ट लेविन। तो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लासेस के माध्यम से मैंने आपको बताया था मैक्स वर्दीमर, वल्फगंग कोहलर और कुर्ट कोफका, इन तीनों साइकोलॉजिस्टों ने मिलकर एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिस सिद्धांत का नाम होता है सूझ का सिद्धांत, या फिर हिंदी में हम इसको कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर आपसे इनसाइट लर्निंग थ्योरी के बारे में पूछा जाए तो आप इन तीनों में से किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ जा सकते हैं, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप मेरे चैनल यानी गुरुजी स्पेशल क्लासेस की प्लेलिस्ट पर जाइए। सुपर टेट का प्लेलिस्ट दिया हुआ होगा, उसमें आपको संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक के बारे में जो वीडियो बनाया हुआ है तो उसको आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, आपको किसको मानना है, एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं, और अगर तीनों के नाम पूछे जाए तो आप किस तरीके से उसका राइट आंसर, राइट ऑप्शन चूज करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में मैंने बात की है। आज की क्लास में हम उसमें गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिकों में एक साइकोलॉजिस्ट और रह गए थे, जिनका नाम था कर्ट लेविन, उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कर्ट लेविन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है स्टूडेंट क्षेत्रवादी सिद्धांत। तो देखिए, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो गिवन बाय कर्ट लेविन, यानी कि कर्ट लेविन ने दिए हैं। कहीं कहीं पर आपको बुक्स में कुर्ट लेविन या ऑप्शंस में कुर्ट लेविन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर कुर्ट लेविन आपसे पूछा जाए तो भी इन्हीं का ही नाम है, हालांकि इनका इंग्लिश में नाम है कर्ट लेविन। ठीक, तो हो सकता है कर्ट को कर्ट की स्पेलिंग से पूछे जाए या फिर कुर्ट लेविन के नाम से। तो ध्यान रखेंगे, क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया गया है कर्ट लेविन, या फिर इनको हम कुर्ट लेविन भी कहते हैं। और ये पेशे से एक गणितज्ञ थे, यानी कि एक मैथमेटिशियंस थे। तो ध्यान रखेंगे कि कौन से साइकोलॉजिस्ट एक मैथमेटिशियन थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से साइकोलॉजिस्ट मैथमेटिशियन थे, तो आप बताएंगे क्षेत्रवादी सिद्धांत देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट है कर्ट लेविन, वो एक गणितज्ञ थे, नहीं मैथमेटिशियन थे, और उनकी थ्योरी का नाम था फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट आता है कि जो जीवन देश के बारे में डिस्कशन करते हैं, यानी कि जीवन देश जो शब्द है वो अगर आपको देखने को मिले तो आप ध्यान रखेंगे वो क्षेत्रवादी सिद्धांत से रिलेटेड है, और ये दिया गया है कर्ट लेविन के द्वारा। और इस सिद्धांत के 4 मुख्य तत्व होते हैं, जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो इस सिद्धांत के 4 मुख्य तत्व होते हैं, और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपके लिए शक्ति। ध्यान रखेंगे, 4 मुख्य तत्व यानी क्षेत्रवादी सिद्धांत के 4 मुख्य तत्वों में नंबर फर्स्ट है शक्ति, नंबर सेकंड है अभिप्रेरणा, नंबर थर्ड है जीवन स्तर या जीवन विस्तार, और नंबर फोर्थ है अवरोध। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये 4 मुख्य तत्व है जो क्षेत्रवादी सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। और यदि आप इन 4 तत्वों के बारे में अच्छे से चीजों को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, तो आप एक व्यक्ति के लिए बेहतर क्षेत्र प्रोवाइड करा सकते हैं। और यदि आप व्यक्ति के लिए बेहतर क्षेत्र प्रोवाइड कराते हैं तो उस बच्चे का या उस व्यक्ति का अधिगम भी प्रभावपूर्ण हो पाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिए, तो आप बताएंगे कर्ट लेविन। और क्षेत्रवादी सिद्धांत देने वाले कर्ट लेविन पेशे से क्या थे, तो वो एक मैथमेटिशियंस थे, यानी गणितज्ञ थे। और इनकी थ्योरी को हम इंग्लिश में जानते हैं फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। और जीवन देश के बारे में किसने डिस्कशन किया है, तो कर्ट लेविन ने किया है। और क्षेत्रवादी सिद्धांत के 4 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो एक होती है शक्ति, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा है जीवन स्तर, यानी कि स्टूडेंट्स ये अभिप्रेरणा है,
तीसरा है जीवन स्तर या जीवन विस्तार, और चौथा है अवरोध। तो इन चार तत्वों के बारे में, ये जो चार मुख्य तत्व है सिद्धांत के, इनको भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे प्रश्न पेपर में पूछे जाए कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रवादी सिद्धांत के तत्व नहीं है, और इन तीनों में से शक्ति, अभिप्रेरणा और जीवन विस्तार आपको देखने को मिल जाए, और एक चौथा ऑप्शन मिल जाए जो इस चारों में से तीन हो और एक ऑप्शन ना हो, तो वही ऑप्शन उस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और अगर आपसे सिंपली प्रश्न पूछे जाए तो ये पूछा जाता है कि क्षेत्रवादी सिद्धांत के चार मुख्य तत्वों में कौन सा तत्व है, और चारों ऑप्शनों में शक्ति, अभिप्रेरणा, जीवन विस्तार और अवरोध में से कोई भी एक ऑप्शन आपको दिख सकता है, तो जो भी दिख जाए वही उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस थ्योरी में और क्या क्या पॉइंट्स हैं। चलिए जानते हैं इस थ्योरी के और मुख्य क्या क्या बातें हैं जो हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानेंगे स्टूडेंट्स की जो आपके कर्ट लेविन साहब हैं, उन्होंने इस थ्योरी को समझाने के लिए दो पॉइंटों पर बात की है। सबसे पहले तो उन्होंने जीवन देश के बारे में बताया, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन देश के बारे में किस थ्योरी में वर्णन किया गया है, तो आप बताएंगे क्षेत्रवादी सिद्धांत में। तो क्षेत्रवादी सिद्धांत के दौरान जो कर्ट लेविन साहब है उन्होंने ये बताया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन देश में दो क्षेत्र उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं अधिगम के लिए। एक होता है उसका बाह्य क्षेत्र और दूसरा होता है आंतरिक क्षेत्र। और स्टूडेंट जो बाह्य क्षेत्र होता है उसका मतलब यह है कि बाह्य वातावरणीय क्षेत्र, जो व्यक्ति के बाह्य वातावरणीय क्षेत्र होते हैं वो उस व्यक्ति को अधिगम के लिए प्रभावित करते हैं, और जो आंतरिक वातावरणीय क्षेत्र होते हैं यानी कि जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र, वो भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में जैसे बुद्धि होती है, तो ये जो बुद्धि है यानी इंटेलिजेंसी है, ये उस बच्चे के गुणसूत्र पर डिपेंड करते हैं जो उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं, और ये उसका आंतरिक पक्ष है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी बच्चे के अंदर बुद्धि को प्रभावित कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो उसे अपने माता पिता से प्राप्त हुआ वो उतना ही सफिशिएंट है। यदि बच्चे के माता पिता तीव्र बुद्धि वाले हैं तो बच्चा डेफिनेटली उसकी बुद्धि लब्धि भी हाई होगी, कम से कम बहुत ज्यादा हाई हो सकती है, वो डिपेंड करता है उनके माता पिता पर। तो एक आंतरिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, और आंतरिक क्षेत्र का मतलब ही होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें कि यह चिंतन शक्ति होती है, यानी कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है वो चिंतन शक्ति, यानी जैसे जैसे माता पिता से जो भी उसके आंतरिक क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, जैसे बुद्धि हो गया या चिंतन शक्ति हो गया, ये माता पिता पर डिपेंड करते हैं। जैसे गुणसूत्र उस बच्चे को प्राप्त होंगे, उस बच्चे की जो चिंतन शक्ति, बुद्धि या फिर उसके जो संवेग होते हैं यानी कि जो माँ बाप के गुण होते हैं, वो सब उस बच्चे में देखने को मिलेंगे। या फिर मूल प्रवृत्ति, यहाँ पर स्टूडेंट से थोड़ा सा एरर है, ये वह है, तो मूल प्रवृत्ति, तो ध्यान रखेंगे जो मूल प्रवृत्ति है ये भी किसी भी बच्चे के आंतरिक क्षेत्र को डिफाइन करते हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्ति के बारे में आपके विलियम मैकडोगल साहब ने 14 मूल प्रवृत्तियों पर बात की है, और वो 14 के 14 मूल प्रवृत्ति वो बालक या जो व्यक्ति इस दुनिया में आता है वो अपने साथ स्वयं लेकर आते हैं, और उससे प्रभावित जो उन्हें करते हैं, यानी कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वो डिपेंड करती है उनके माता पिता पर, यानी कि उनके माता पिता से जैसे गुणसूत्र उनको प्राप्त हुए हैं, तो जैसी हेरिडिटी उनको मिली है, तो वही उसके मूल प्रवृत्ति को डिफाइन करते हैं। एक होते हैं स्टूडेंट संवेग जो उसके संज्ञानात्मक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, उसी तरीके से उसकी चिंतन शक्ति, उसकी बुद्धि, ये जो पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स ये उसके आंतरिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और आंतरिक क्षेत्र को हम संज्ञानात्मक क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस चीज को आप बदल नहीं सकते, ये उस बच्चे को जो अपने माता पिता से प्राप्त हुआ होगा, जो भी उसे हेरिडिटी में मिले होंगे, हेरिडिटी के फॉर्म में जो भी उसे गुणसूत्र प्राप्त हुए होंगे वो फिक्स होंगे, इसे आप बदल नहीं सकते। ठीक, और ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस प्रकार का होगा। यदि माता पिता तीव्र बुद्धि वाले हैं तो बच्चा डेफिनेटली तीव्र बुद्धि के होंगे, और यदि माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो उनके बच्चे डेफिनेटली मंद बुद्धि के होंगे। तो डिपेंड उन पर करता है, और यदि माता पिता के अंदर गुस्सा या संवेग की भावना ज्यादा होती है तो उनके बच्चे में भी डेफिनेटली आपको संवेग ज्यादा ही तीव्र देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें फिक्स होती हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट स्टूडेंट्स बाह्य वातावरणीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे समाज, मतलब जैसे बच्चे के जन्म होने के बाद या किसी भी व्यक्ति के जन्म होने के बाद जो भी उसे समाज प्राप्त होते हैं, वो अपने समाज में जो भी गतिविधियों को देखता है, जैसा समाज होगा उस बच्चे के बिहेवियर में वैसे ही चेंजेस आते जाएंगे, क्योंकि वो समाज के संपर्क में आएगा और समाज में जो भी गतिविधियां उसको देखने को मिलेंगे वो भी उसी
चीजों को अनुक्रिया करने लगेगा, यानी कि दोहराएगा। दूसरा होता है स्टूडेंट्स बाह्य वातावरणीय क्षेत्र में परिवार। देखिए जैसा परिवार उस बालक को मिलेगा, उस बच्चे का डेवलपमेंट भी उसी प्रकार से होगा। यदि वो बच्चा संयुक्त परिवार में पलता है तो उस बच्चे का जो बिहेवियर होगा वो संयुक्त रूप से होगा, सभी के साथ इक्वली और नॉर्मली, और कहीं पर भी वो एडजस्टेबल होगा। और यदि वो बच्चा सिर्फ प्राथमिक परिवार में होता है, यानी कि सिर्फ सिंगल परिवार में होता है, माता पिता और पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, तो उस बच्चे का बिहेवियर भी उसी अनुरूप होगा, क्योंकि जैसे माहौल उसे मिलेंगे, जैसे परिवार के लोग उसे मिलेंगे, उस बच्चे के व्यवहार में वैसे ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट देश, यानी कि जैसा देश मिलेगा, यानी कि सबसे पहले आपका परिवार होता है, फिर आपका क्षेत्र होता है, उसके बाद आपके जिले होते हैं, उसके बाद आपका राज्य होता है और उसके बाद आपका देश। तो जैसा आपका देश होगा, जैसे आपके देश के माहौल होंगे, उस प्रकार से उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करेगा। तो ये कहीं ना कहीं बाह्य वातावरणीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और अंत में आता है स्टूडेंट्स विद्यालय, यानी विद्यालय जैसा होगा उस बच्चे का डेवलपमेंट भी उसी अनुरूप होगा। यदि बच्चे को अच्छे विद्यालय में अच्छे शिक्षकों के संपर्क में रखा जाता है तो उस बच्चे का डेवलपमेंट भी उसी अनुरूप होगा यार। और यदि ऐसे विद्यालय में उस बच्चे को भेजा जाता है जहां पर टीचर कम प्रभावपूर्ण रहे या टीचर बच्चों पर ज्यादा ध्यान ना दे, तो उस बच्चे का जो व्यवहार होगा उसी अनुरूप होगा। तो कहीं ना कहीं जो आपके कर्ट लेविन साहब वो कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन देश के दौरान दो चीजों से प्रभावित होते हैं और वहीं से उसका अधिगम होता है। और वो एक चीज है बाह्य क्षेत्र और दूसरा होता है आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया जिसे हम संज्ञानात्मक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बुद्धि होती है, चिंतन शक्ति होती है, संवेग होते हैं, मूल प्रवृत्ति होती है। ये सब के सब आंतरिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये फिक्स होते हैं, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। बट जो बाह्य क्षेत्र होते हैं जिनको हम बाह्य वातावरणीय क्षेत्र कहते हैं, उसके अंतर्गत समाज, परिवार, देश, विद्यालय, ये सारे पॉइंट्स आते हैं जो उस बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और जब किसी भी व्यक्ति और किसी भी बच्चे को आंतरिक क्षेत्र भी अच्छे बेहतर मिले होंगे और उसी अनुरूप यदि उसे बाह्य वातावरणीय क्षेत्र भी अच्छे मिल पाए तो उस बच्चे का अधिगम जो है वो काफी प्रभावपूर्ण होता है, इफेक्टिवनेस होता है। और यदि उसको सही बाह्य वातावरण प्राप्त प्रदान ना किया जाए तो उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो आशा करता हूं कि यहां तक जो आपके कर्ट लेविन का क्षेत्रवादी सिद्धांत है वो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस थ्योरी में और क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एक पॉइंट्स है जो इनकी थ्योरी को डिफाइन करते हैं और वो ये है कि व्यक्ति अपने जीवन देश के दौरान आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र दोनों से प्रभावित होता है। देखिए व्यक्ति अपने जीवन देश के दौरान, यानी कि जो उसका जो जीवन होता है, यानी कि उसका जो लाइफ होता है, उस दौरान वो आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र दोनों से प्रभावित होते हैं और दोनों क्षेत्र से प्रभावित होकर ही अधिगम करता है। यानी कि ये डिपेंड करता है, देखिए कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में होता है वो अपने जीवन के दौरान, यानी अपने जीवन देश के दौरान वो आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र दोनों से प्रभावित होते हैं और उन दोनों से प्रभावित होकर ही वो अधिगम करता है। अब डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को या उस बच्चे को जैसा बाह्य और आंतरिक क्षेत्र प्रदान किए जाएंगे उस बच्चे का डेवलपमेंट यानी कि उसका अधिगम उतना ही सही ढंग से हो पाएगा। और यदि उसको किसी कारणवश सही वातावरण और सही आंतरिक क्षेत्र प्रदान नहीं किए जाते हैं या प्राप्त नहीं होते हैं तो उस बच्चे का जो अधिगम है उसी अनुरूप प्रभावित होकर वो अधिगम करेगा। तो डिपेंड करता है कि आप किसी भी बच्चे को, यानी कर्ट लेविन साहब आपको यह समझाना चाह रहे थे कि अगर बच्चे का आंतरिक क्षेत्र तो फिक्स भी हो सकता है, उसे तो आप बदल नहीं सकते, बट कोशिश आपको यह करनी है कि आप उसके बाह्य वातावरणीय क्षेत्र को चेंज करें और उसके अनुरूप चीजों को ढालें ताकि उस बच्चे का अधिक से अधिक अधिगम हो पाए। आई होप आपको यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो कर्ट लेविन साहब है वो एक गणितज्ञ थे और गणितज्ञ होने के नाते आपको पता है जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो सूत्रों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और आप गणित में बहुत ज्यादा फॉर्मूलेस पढ़ते हैं या फॉर्मूलास का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो इसीलिए जो आपके कर्ट लेविन साहब थे वो भी एक गणितज्ञ थे। तो उन्होंने इस थ्योरी को बनाने के दौरान एक सूत्र को प्रतिपादित किया है जिसे हम अधिगम का सूत्र कहते हैं। स्टूडेंट साइकोलॉजिस्टों में आपने ये पॉइंट्स नहीं पढ़ा होगा कि अधिगम के सूत्र भी होते हैं और अधिगम के जो सूत्र दिए गए हैं वो क्षेत्रवादी सिद्धांत के जनक के द्वारा दिए गए हैं जो कर्ट लेविन है और वो एक पेशे से गणितज्ञ थे, यानी कि एक मैथमेटिशियन होने के नाते उन्होंने अधिगम के फॉर्मूले दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि उनका जो फॉर्मूला है अधिगम का वो क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो अधिगम के सूत्र दिए हैं वो दिए हैं B इज इक्वल टू F इंटू P इंटू E और ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, B फॉर होता है बिहेवियर,
ठीक, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यवहार। F फॉर होता है फैक्टर, ठीक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कारक। नेक्स्ट है पी फॉर होता है स्टूडेंट्स पर्सन, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्ति। और ई फॉर होता है स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वातावरण। तो कर्ट लेविन साहब के अनुसार उन्होंने जो अधिगम का सूत्र दिया है वो ये दिया है कि B इज इक्वल टू F इंटू पी इंटू ई। तो ये फॉर्मूले का क्या मतलब है, देखिए उनका मानना यह है कि किसी भी पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति का जो ये आंतरिक क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, ये किसी भी व्यक्ति के आंतरिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। और जो नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स वो होते हैं आपके एनवायरनमेंट, ये व्यक्ति के वातावरणीय क्षेत्र यानी कि बाह्य वातावरणीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जैसा उसका वातावरण होगा उसका क्षेत्र वैसा ही होगा, यानी वातावरणीय क्षेत्र उसका जैसा होगा उसका जो अधिगम है वो भी उसी अनुरूप होगा। और जो बाह्य वातावरणीय क्षेत्र के अंतर्गत जो उसे प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं, जो कारक होते हैं, वो डिपेंड करते हैं। जब उसे अच्छे कारक मिलेंगे, उसके अधिगम को प्रभावित करने वाले पॉजिटिव कारक मिलेंगे और उसे वातावरण भी अच्छा मिलेगा, तो और व्यक्ति जो पर्सन है उसके आंतरिक क्षेत्र जब अच्छे होंगे तो उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो इनके गुणनफल पर डिपेंड करता है। यानी कि जैसे उसे कारक मिलेंगे और व्यक्ति का आंतरिक क्षेत्र जैसा बेहतर होगा और उसे एनवायरनमेंट जैसा मिलेगा, इन तीनों का जो गुणनफल है वो डिपेंड करेगा उसके बिहेवियर को, यानी कि उसके व्यवहार को डिफाइन करेगा इन तीनों का गुणनफल। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर व्यक्ति को अच्छे आंतरिक क्षेत्र प्रोवाइड नहीं कराए जाते या प्राप्त नहीं होते, अगर बच्चे को उसके आंतरिक क्षेत्र अच्छे नहीं प्राप्त होते हैं और उसे हम वातावरण अच्छा देते हैं और उसे प्रभावित करने वाले कारक भी अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो भी उस व्यक्ति का थोड़ा बहुत बिहेवियर आपको चेंज देखने को मिलेंगे। और यदि उसके आंतरिक क्षेत्र सही प्राप्त नहीं होते हैं और आपने वातावरण या फिर उसके फैक्टर पर ध्यान नहीं दिया तो उस बच्चे का डेवलपमेंट यानी कि उस बच्चे का अधिगम भी उसी अनुरूप होगा, यानी कि उसके व्यवहार में आपको उसी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे जिस तरीके से उसके डेवलपमेंट को बनाया जाएगा, यानी कि उसको जैसा डेवलपमेंट मिलेगा उसका व्यवहार उसी अनुरूप होगा। तो इस सूत्र को जो है कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि अधिगम का सूत्र क्या होता है। B इज इक्वल टू F इंटू पी इंटू ई। B फॉर होते हैं बिहेवियर, F फॉर होते हैं फैक्टर, P फॉर होते हैं पर्सन एंड E फॉर होते हैं एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो पर्सन है यानी कि जो व्यक्ति है उसके आंतरिक क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं और जो एनवायरनमेंट और फैक्टर है उसके बाह्य वातावरणीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, इनका जो गुणनफल है वो उसके व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। और ये फॉर्मूला दिया गया है कर्ट लेविन के द्वारा, जिनका सिद्धांत है क्षेत्रवादी सिद्धांत। आई थिंक आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये अधिगम का सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाए कि B इज इक्वल टू F इंटू पी इंटू ई, जो फॉर्मूला है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो आपको बताना है कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। या फिर हो सकता है B इंटू F इंटू पी इंटू ई में P का मतलब क्या होता है, और 4 ऑप्शन में आपको दिया हो सकता है बिहेवियर, फैक्टर, पर्सन या फिर एनवायरनमेंट। तो किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं, आपको तैयार रहना है। और क्षेत्रवादी सिद्धांत को डिटेल में पढ़ना था, जो मैंने आपको बता दिए हैं इस थ्योरी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस थ्योरी के क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस सिद्धांत के कुछ निष्कर्ष बिंदुओं पर डिस्कशन करते हैं कि हमें इस सिद्धांत से जो चीजें सीखने को मिलते हैं एज अ टीचर, हमें जो ये सिद्धांत पढ़ने होते हैं और इस सिद्धांत को पढ़ने से हमारे लिए क्या बेनिफिट है, इसके निष्कर्ष बिंदु क्या हैं, यदि हम उनको ध्यान रखना चाहे कि इस थ्योरी से हमें ये सीखने को मिलता है या इसके एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उसको आज हम स्टडी करते हैं और जानते हैं सिद्धांत से रिलेटेड निष्कर्ष बिंदुएं। अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है। ध्यान रखेंगे कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है, सापेक्षिक प्रक्रिया है। जो आपको क्षेत्रवादी सिद्धांत से सीखने को मिलता है वो यह है कि अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया। सापेक्षिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको यह पता चला होगा कि किसी भी व्यक्ति का जो अधिगम होता है वो 2 क्षेत्रों से प्रभावित होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। और यदि किसी भी व्यक्ति को आंतरिक क्षेत्र अच्छे नहीं प्राप्त होंगे और बाह्य क्षेत्र भी उसको अच्छे प्राप्त नहीं होंगे तो उस व्यक्ति का जो अधिगम है वो उतना ही हो पाएगा जितना उसे मिल पाया होगा। और यदि आंतरिक क्षेत्र भी अच्छे होंगे और
बाह्य वातावरणीय क्षेत्र भी अच्छे होंगे तो उस व्यक्ति का अधिगम भी उस लेवल का होगा जैसा उसे प्राप्त हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक को अगर आप कमजोर कर देंगे तो उस व्यक्ति का अधिगम भी उसी हिसाब से कमजोर होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है एक दूसरे पर डिपेंड है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इस सिद्धांत में अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। यानी कि जैसा आप उस व्यक्ति को माहौल देंगे, जिस तरीके का आप एनवायरनमेंट देंगे और जिस तरीके का उसे आंतरिक क्षेत्र प्राप्त होगा, उसके सीखने वाले में जो उसकी सीखने की जो गति है उसमें नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होगा, उसका सीखना और ज्यादा प्रभावपूर्ण होगा। और जैसा उसे ये क्षेत्र प्राप्त होंगे उसका जो व्यवहार होगा वो उसी अनुरूप होगा। तो कहीं ना कहीं अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। व्यक्ति के व्यवहार को समझने हेतु व्यक्ति की स्थितियों के उद्देश्यों से संबंधित प्रयत्नों की जानकारी आवश्यक है। देखिए, अगर आप व्यक्ति के व्यवहार को समझना चाहते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के अगर आप व्यवहार को समझना चाहते हैं, जैसे कि आपको इस थ्योरी में फॉर्मूला दिया गया है B=F×P×E, तो यहां पर अगर आप किसी भी व्यक्ति के व्यवहार डिपेंड करते हैं उसके बाह्य वातावरणीय और उसके आंतरिक क्षेत्र पर, यानी कि व्यक्ति का आंतरिक क्षेत्र और बाह्य वातावरणीय क्षेत्र एनवायरनमेंट और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के गुणनफल से आपको व्यवहार देखने को मिलते हैं। तो व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति की स्थितियों, यानी कि उस व्यक्ति का जो स्थिति है, उस व्यक्ति की जो स्टेजेस है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो स्थिति है, उसको उद्देश्य से संबंधित प्रयत्नों की जानकारी आवश्यक है। यानी कि जो व्यक्ति की स्थिति होगी और जो उसके उद्देश्य होंगे, इसके बारे में यदि आपको पता होगा, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, बट उसके उद्देश्य बहुत बड़े हैं कि उसे अपने जीवन में IAS बनना है, तो आप उस व्यक्ति से यदि मिलते हैं, उसकी स्थिति आपको पता चलती है कि उसकी स्थिति इस तरीके की नहीं है कि वो व्यक्ति बिना कार्य करे अपनी स्टडी को कर पाता है, बट उसके एम्स बहुत बड़े हैं और वो उसके लिए लगातार प्रयास करता है, लगातार कोशिश करता है, वो दिन भर कार्य करता है और रात भर स्टडी करता है। इस तरीके के भी व्यक्ति होते हैं। तो व्यक्ति की स्थिति, उसकी फाइनेंशियल, उसका जो सामाजिक वातावरण है, उसकी घर परिवार की जो स्थिति है, उसको दर्शाते हैं। और यदि आप उस व्यक्ति के उद्देश्य को जानते हैं और उद्देश्य को जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, तो इनकी जानकारी से ही आपको उस व्यक्ति के व्यवहार को समझने में मदद मिल जाएगी। इस सिद्धांत के कुछ निष्कर्ष बिंदु हैं जो आपके क्षेत्रवादी सिद्धांत कर्ट लेविन समझा रहे थे। यानी कि कर्ट लेविन के अनुसार यदि आप व्यक्ति के व्यवहार को समझना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की स्थिति और उसके उद्देश्य से संबंधित जो प्रयत्नों की जानकारी है उसका जानकारी होना आवश्यक है। यदि आप उसके उद्देश्य और उसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो वो प्रयास कर रहे हैं और उसकी जो वास्तविक व्यक्ति की स्थिति है, इसके बारे में यदि आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं या इसकी जानकारी आप रखते हैं, तो आप उस व्यक्ति के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि इस थ्योरी से आपको यह सीखने को मिलता है कि जो भी बच्चा आपके विद्यालय में होगा या आपकी कक्षा में होगा, आपको उस बच्चे की स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके उद्देश्य से रिलेटेड वो किस प्रकार से प्रयास कर रहा है, इसके बारे में यदि आपके पास जानकारी है तो आप उस बच्चे के व्यवहार को समझ सकते हैं और उसके अनुरूप उसका उपचार कर सकते हैं, उसे ऐसे माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं जिस चीज को उसे रिक्वायरमेंट है, जो चीज वो बनना चाहता है, तो उस बच्चे का अधिगम काफी उच्च लेवल तक हो सकता है। इस थ्योरी से हमें सीखने को मिलते हैं। आई होप आपको यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इस थ्योरी का, और वो ये है कि शैक्षिक महत्व एवं व्यावहारिक उपयोगिता। देखिए, आपने जो इस थ्योरी को पढ़ा है डिटेल में, या आयोग द्वारा जो आपको इस थ्योरी को पढ़ना होता है, ये आपको इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो स्वाभाविक है कि आपको उसे पढ़ना ही है। तो जब आप इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो इस थ्योरी का जो शैक्षिक महत्व है, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड इसका जो महत्व है वो क्या है, इसको आपको जानना चाहिए। और इसकी व्यावहारिक उपयोगिता, यानी कि इसको आप व्यवहार में किस तरीके से उपयोग करेंगे, इसकी जानकारी भी आपको होना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं थ्योरी से रिलेटेड क्या है शैक्षिक महत्व और क्या है व्यावहारिक उपयोगिता। तो इसमें है स्टूडेंट, क्षेत्र सिद्धांत ये बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। देखिए, जो क्षेत्र सिद्धांत है वो आपको ये बताते हैं
कि जो सीखना होता है यानी कि जो आप लर्निंग करना चाहते हैं वो सभी तरीके से एक उद्देश्यपूर्ण यानी कि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, या फिर आपके लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप लक्ष्य की तरफ उन्मुख है, यानी कि आप लक्ष्य की तरफ प्रयास कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उस तरफ अग्रसर है या नहीं। यदि आप लक्ष्य को देखकर उसे प्राप्त करने के लिए उस और आगे की ओर बढ़ते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर, तो आपका शैक्षिक महत्व क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ सुपर टेट ध्यान रखने हैं, आपके उद्देश्य बिल्कुल पूर्ण होने चाहिए कि आपको सुपर टेट का जो एग्जाम है वो डेफिनेटली क्वालिफाई करने हैं, और आपको इससे रिलेटेड जो साइकोलॉजी विषय है उसमें 30 में से 28-29 प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए। ये उद्देश्य आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको आपके उद्देश्य क्लियर नहीं है और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे की और अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप सुपर टेट का एग्जाम दे तो सकते हैं, बट वो डिपेंड नहीं करता कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं। तो इसीलिए क्षेत्र सिद्धांत ये बताते हैं कि क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत जब आप सीखते हैं तो वो सभी तरीके से एक उद्देश्यपूर्ण और एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है, कि अगर आपके लक्ष्य यानी कि आपके उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है और आपके उद्देश्य स्पष्ट है और आप उसी अनुरूप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सीखने से कोई वंचित नहीं कर सकता। सीखने का मतलब यह है कि आपका समस्या समाधान अवश्य होगा और आप सुपर टेट का एग्जाम बहुत ही अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई करेंगे और आपको जॉब प्राप्त होगी। तो डिपेंड करता है, इसका मतलब शैक्षिक महत्व ये आपके लिए है सुपर टेट से रिलेटेड। और जैसे आपके बच्चे होंगे आपकी कक्षा में, तो उनके भी लक्ष्य कैसे होने चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए और लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया उनमें भी होनी चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका शैक्षिक महत्व है और इसका व्यावहारिक उपयोगिता यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अवश्य ही सुपर टेट को इजीली क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से शिक्षकों को शिक्षण अधिगम व्यवस्था के उचित नियोजन व्यवस्था तथा प्रबंधीकरण में सहायता मिलती है। देखिए, जो क्षेत्र सिद्धांत है यानी कि जो फील्ड थ्योरी है, इसकी हेल्प से आपको क्या फायदा होता है? इससे शिक्षकों को फायदा होता है शिक्षण अधिगम व्यवस्था के उचित नियोजन, यानी कि आपको शिक्षण के लिए, शिक्षण अधिगम के लिए जो माहौल बनाने हैं उसका नियोजन व्यवस्था आपको आता है। आप उस माहौल को बना सकते हैं जिसमें बच्चे आसानी से अपने अधिगम को, अपने लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया को इजीली कर सके और अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सके। और इसके अंतर्गत आपको प्रबंधीकरण में भी हेल्प मिलते हैं, मतलब आपको मैनेज करना, कक्षा के वातावरण को किस तरीके से मैनेज करना है, इसमें भी आपको सहायता मिलती है इस थ्योरी के अंतर्गत। इसीलिए कहा गया है कि इसको हम फील्ड थ्योरी कहते हैं, यानी कि क्षेत्रवादी सिद्धांत कहते हैं, कि बच्चे के जो क्षेत्र हैं वो किस प्रकार के हैं और उसके क्षेत्र को हमें कैसे प्रभावित करना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं नेगेटिवली, उन फैक्टरों को हमें परिवर्तित करना है, हटाना है, और उन फैक्टरों को हमें, नेगेटिव फैक्टरों को हमें पॉजिटिव फैक्टरों में बदलना है और उन बच्चों को एक अच्छे वातावरण को प्रोवाइड करना है। और जब बच्चे का आंतरिक क्षेत्र मजबूत होगा और उसे हम अच्छे वातावरण प्रोवाइड करेंगे और उसे प्रभावित करने वाले कारक भी सकारात्मक होंगे, तो उस बच्चे के व्यवहार को परिवर्तित होने से, सही दिशा में परिवर्तित होने से कोई भी नहीं रोक सकता और उस बच्चे का अधिगम डेफिनेटली होगा। वो अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को जरूर पूर्ण करेगा और वो उसके लिए आपको, उस बच्चे को लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया के दौरान उसको आगे की ओर अग्रसर करना होगा, तभी वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो इस थ्योरी से आपको ये सीखने को मिलता है। आई थिंक आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और क्षेत्रवादी सिद्धांत से रिलेटेड जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको इस थ्योरीज के अंतर्गत बताए हैं, जो भी थ्योरी में है, उनसे रिलेटेड जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनते हैं और इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होता होगा कि इसका वास्तविक शैक्षिक महत्व क्या है और आपको इसे व्यवहार में किस तरीके से उपयोग करना है। यदि स्टूडेंट्स आप इस थ्योरी को पढ़कर अपने व्यवहार में चेंजेस करते हैं तो आप डेफिनेटली आप अपने उद्देश्य में जरूर सफल होंगे और इस बार सुपर टेट का एग्जाम आप जरूर क्रैक करेंगे और आपको अपने लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। तो आई थिंक यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा
ताकि आपके सारे कमेंट्स जो भी डाउट्स है इस थ्योरी से रिलेटेड उन्हें पूरा करने की। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जो भी मैं आपके लिए लाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।